जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के हम क्या बात करें, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि इसका जो नतीजा है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि आम चुनावों में हार के बाद ही, उत्तर प्रदेश में हार के बाद ही देखा गया कि अनुप्रिया पटेल जो हैं वो सबसे पहले यहाँ पर। देखिए, मिल्कीपुर की सीट अगर आप देखें तो इस वक्त चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि मिल्कीपुर की सीट पर खासतौर पे प्रतिष्ठा का जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो उठता नजर आ रहा है। और समाजवादी पार्टी के नज़रिए से बात करें तो कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, उन पर कयास कहीं ना कहीं देखें अगर आप तो लगाए जा रहे हैं कि मिल्कीपुर की सीट से उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, कहीं ना कहीं इसीलिए भी उतारा जा सकता है क्योंकि देखिए, अनुप्रिया पटेल का जिक्र जब भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है और जाहिर बात है कि योगी जी के खिलाफ कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से दिखाई पड़ती हैं। आप देखिए, कई ऐसे मामले हैं जिसमें लगातार अनुप्रिया पटेल जो है वो सीएम योगी की पॉलिसी के खिलाफ जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसके खिलाफ भी उनका स्टेटमेंट आया, आज जब उसके ऊपर कोर्ट का फैसला आया, कल तो उसके को लेकर भी अनुप्रिया का बयान सामने आया। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का बीजेपी के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है, और अगर नहीं बैठ रहा है तो क्या इसका नुकसान बीजेपी को उपचुनाव में उठाना पड़ेगा। हालांकि संजय निषाद ने जो बड़ा फैसला कर लिया है 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का, तो क्या यहां से शुरुआत बीजेपी में बगावत के तौर पर हो गई है और ये शुरुआत संजय निषाद ने कर दी, तो क्या अगला नंबर अब अनुप्रिया पटेल का है, क्योंकि बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल को भी इस उपचुनाव में कोई भी सीट नहीं दी है। और अगर ये बगावत होती है तो क्या समाजवादी पार्टी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल तो है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बीजेपी इसी बगावत की वजह से हार जाएगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। और सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं, जिसमें अगर बात करें जयंत चौधरी हैं, संजय निषाद आ जाते हैं, अनुप्रिया पटेल हैं। हालांकि अगर बात करें तो जयंत चौधरी का बयान नहीं आ रहा, 1 सीट उन्हें दी गई, लेकिन संजय निषाद ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। और दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल का अगर जिक्र कर लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जिक्र कर रही थी। तो क्या माना जाए कि संजय निषाद के बाद अगला जो नंबर है वो अनुप्रिया पटेल का हो सकता है? देखिए, अनुप्रिया पटेल का जिक्र जब भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है और जाहिर बात है कि योगी जी के खिलाफ कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से दिखाई पड़ती हैं। आप देखिए, कई ऐसे मामले हैं जिसमें लगातार अनुप्रिया पटेल जो है वो सीएम योगी की पॉलिसी के खिलाफ जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसके खिलाफ भी उनका स्टेटमेंट आया, आज जब उसके ऊपर कोर्ट का फैसला आया, कल तो उसके को लेकर भी अनुप्रिया का बयान सामने आया। तो यानी कि पूरी तरह से वो योगी जी को कहीं ना कहीं या उनके जो पॉलिसी उनके खिलाफ कहने को उतरना चाहते हैं। आपने देखा नजूल संपत्ति का जब मामला सामने आया, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर इसका पुरजोर तरीके से या कहें कि जिस तरह से उन्होंने इसका विरोध किया, वो ये बताता है कि एकदम कहीं ना कहीं वो जो योगी जी का शासन है उससे बहुत खुश नहीं है, और जिस तरह से लगातार योगी जी के खिलाफ वो मामला उठाती रही हैं, उससे ये पता चलता है कि अगर आने वाले दिनों में योगी जी ने उनके मन मुताबिक काम नहीं किया या बीजेपी ने उनके मन मुताबिक काम नहीं किया, तो जाहिर बात है कि वो बीजेपी से बगावत भी कर सकते हैं, क्योंकि सांसद हैं और एक तरीके से कहें तो एकमात्र सांसद अपनी पार्टी, क्योंकि 1 सीट उनकी हार चुकी हैं वो। तो जाहिर बात है यहाँ पर वो भी चाहती होंगी कि खुद की पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इक्का दुक्का विधानसभा में सीटें उनको मिलना चाहिए, ताकि वो भी अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर सके। भाई संजय निषाद की बात करें तो वो पहले कह चुके हैं कि भाई कम से कम 2 सीटें विधानसभा की हमें चाहिए। हालांकि बीजेपी अभी तक इस पूरे के पूरे मामले पर मौन है, और फिर राजभर भी इस बात को लेकर कह रहे हैं भाई 1 सीट हमें भी दीजिए। और जिस तरह जयंत चौधरी का जिक्र करें, वो लगातार यही कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई हमें भी 2 से 3 सीटें मिलनी चाहिए। तो जो आपस का तालमेल है बीजेपी और खासकर उनके सहयोगी दलों का, एनडीए गठबंधन का, वो कहीं ना कहीं अब एक तरीके से कहें तो एक दूसरे के खिलाफ नजर आता है। और ये बड़ी वजह बीजेपी की हार की बन सकती है कि अगर सहयोगी एक साथ नहीं आए, एक साथ एक मंच पर नहीं जुटे, तो यहाँ बीजेपी के लिए जो 10 सीटों का ख्वाब बीजेपी बुन रही है कि भाई 10 की 10 सीटों पर वो सपा को हराएंगे, वो उनका ख्वाब टूट सकता है। और साथ में जो अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने की वो बात करती हैं, वो भी उनके कह सकते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। तो तमाम ऐसी बातें जो लगातार बीजेपी के खिलाफ जाती हुई नजर आती हैं। और ऐसे में सपा गठबंधन या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में इन 10-12 सीटों पर बनाता है, और किस तरह का माहौल बनाने के बाद वो यहाँ पर जो है चुनाव में जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल होने वाला है। क्योंकि बीजेपी के लिए इन सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज करना बेहद ज़रूरी है। अगर बीजेपी ऐसा नहीं कर पाती है,
राहुल, तो ये मानकर चलिए आप कि यहाँ इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर ने बाकायदा बताया कि किस तरीके से जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अगर अलग चुनाव लड़ती नजर आ रही हैं तो क्या इसका जो बड़ा नुकसान है वो बीजेपी को होगा, और क्या समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी का इस उपचुनाव में सुपड़ा साफ होना तय है, तो क्या ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी अगर जीतती है तो 2027 का चुनाव जीतना इनके लिए और आसान हो जाएगा? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी शालिनी। और शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में। और मुद्दा उत्तर प्रदेश को लेकर है तो कई बड़े चेहरों का जिक्र करना जरूरी है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से संजय निषाद जिन्होंने ये कह दिया है कि 2 सीटों पर उनके जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ेंगे, कटहरी और अंबेडकर नगर की जो सीट है, उसके बाद क्या अनुप्रिया पटेल को लेकर भी, वो भी जो सीटों को लेकर मांग कर रही थी, माना जाए कि वो भी आने वाले वक्त में खुद बीजेपी से अलग हटके चुनाव लड़ सकती हैं या समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ती हैं तो कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को इस उपचुनाव में होता नजर आएगा? जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के हम बात करें, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि इसका जो नतीजा है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि आम चुनावों में हार के बाद ही, उत्तर प्रदेश में हार के बाद ही देखा गया कि अनुप्रिया पटेल जो हैं वो सबसे पहले यहाँ पर खुद की सरकार पर हमला बोल देती हैं, आरक्षण का मुद्दा उठा देती हैं, सीधा ही केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर देती है, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरना शुरू कर देती है, पत्र भेजती हैं, जब पत्र का जवाब उस आरक्षण को लेकर मिल जाता है तो टोल का मुद्दा उठाती हैं, उस पर दोबारा से पत्र भेजती हैं। तो लगातार देखा गया कि यहाँ पर बगावत का जो मोर्चा है वो अनुप्रिया पटेल के द्वारा ही खोला गया था। जब वो मोर्चा अनुप्रिया पटेल ने खोल दिया, उसके बाद एक के बाद तमाम नेता, तमाम विधायक जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देना शुरू करते रहे। यहाँ पर कई अधिकारियों ने भी खुलकर बयान दिया, यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ को उनकी जो कार्रवाई होती है बुलडोजर वाली, उसको लेकर सभी नेताओं ने खुलकर बोला। तो अब जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए या जो मांग की जा रही है उपचुनाव में, जो 10 सीटें हैं उसमें जो मांग की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ा रही है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल 1 सीट की मांग कर रही है, ओम प्रकाश राजभर 1 सीट की मांग कर रहे हैं। संजय निषाद की बात की जाए तो उन्होंने तो बड़ा ऐलान कर दिया, उन्होंने अपनी ही पार्टी से उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। जयंत चौधरी भी लगातार यहाँ पर सीटों की मांग करते नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी जो है सहयोगी दलों को ही सारी सीटें दे देगी तो भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो खतरा ये सताएगा कि कहीं ये जो दल है ये एनडीए का साथ ना छोड़ दे, एनडीए से अलग ना हो जाए, और अलग हो जाते हैं तो सरकार भंग होती हुई भी नजर आ सकती है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो विपक्ष कम बढ़ा रहा है, खुद के ही दल ज्यादा उनकी जो मुश्किलें हैं बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और अनुप्रिया पटेल भी अगर कुछ ऐसा ही निर्णय लेती हैं और समाजवादी पार्टी का रुख कर लेती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका जो है वो इस उपचुनाव में लगता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, जब हमारे सहयोगी ने साफ तौर पर बताया कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं वो बीजेपी से अलग हटकर अगर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को नुकसान होगा, और बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चिराग पासवान जो एनडीए का एक बड़ा हिस्सा है और वो आरक्षण जैसे मुद्दे पर अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सरकार से अगर इस पर बात कर रहे हैं, तो क्या ये बताता है कि विपक्ष के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ क्या चिराग पासवान एक बड़ी मुहिम छेड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से हम सहयोगी दलों के स्थितियों को देख रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी आश्रुति भी मौजूद हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आश्रुति इस प्रोग्राम में आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए कुछ अग्नि परीक्षा जैसा बन गया है, लेकिन मिल्कीपुर जैसी सीट का अगर मैं जिक्र करूं तो जिस तरीके से हमने अयोध्या में देखा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की एक बड़ी जीत हुई, तो क्या मिल्कीपुर सीट पर भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की एक बड़ी जीत को देखा जाए, या योगी आदित्यनाथ ने जो कह दिया है कि मिल्कीपुर सीट से हम अपनी जीत को तय करेंगे, तो क्या यहां से योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो होता नजर आएगा?
देखिए, मिल्कीपुर की सीट अगर आप देखें तो इस वक्त चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि मिल्कीपुर की सीट पर खासतौर पे प्रतिष्ठा का जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो उठता नजर आ रहा है। और समाजवादी पार्टी के नजरिए से बात करें तो कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, उन पर कयास कहीं ना कहीं देखें अगर आप तो लगाए जा रहे हैं कि मिल्कीपुर की सीट से उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। कहीं ना कहीं इसीलिए भी उतारा जा सकता है क्योंकि अवधेश प्रसाद पहले ही अगर आप देखें तो फैजाबाद में इस बार जीत दर्ज कर चुके हैं और अपने ही परिवार के सदस्य पर यानी अगर अपने ही बेटे पर वो दांव चलने का प्रयास कर रहे हैं या अगर चल भी देते हैं तो मुझे लगता है आने वाले समय में फिर मिल्कीपुर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते से खींच लेना काफी मुश्किल रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों की अगर बात कर ली जाए तो योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का सवाल इस वक्त है मिल्कीपुर की सीट को जीतना, क्योंकि अयोध्या पहली आप कहीं ना कहीं आप देखें हार चुके हैं और जिस हिसाब से भगवान राम को आपने विराजित करवाया था जनवरी के महीने में और उसके बाद कहीं ना कहीं वही अयोध्या की सीट हार जाना बहुत बड़ा झटका था भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मुझे लगता है इस बार बीजेपी मिल्कीपुर की सीट बिल्कुल नहीं हारना चाहती है, लेकिन अगर आप देखें समाजवादी पार्टी जो तमाम कई रणनीतियां इस वक्त बनाती नजर आ रही है क्योंकि उपचुनाव अखिलेश यादव जीत दर्ज करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है लोकसभा चुनाव में अगर उन्होंने जीत दर्ज कर लिया, चाहे उनका गुरूर ही कह लीजिए, तो उपचुनाव में भी वो जीत ले जा लेंगे। लेकिन मिल्कीपुर की सीट पर इस वक्त इसीलिए कहीं ना कहीं कयास तेज है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आप देख लीजिए तो समाजवादी पार्टी के खेमे में देख लीजिए। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अगर देखें तो अपना जो जीत का उनका जो एक नजरिया है उसको लगातार बरकरार करना चाहती है, जीत को बरकरार करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो अगर बीजेपी प्रतिष्ठा के सवाल पर इसी मुद्दे पर अगर उस सीट पे कहीं ना कहीं अपना पश्चिम लहराएगी तो मुझे लगता है अयोध्या की हार जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को उतना प्रभाव उस पर नहीं देती नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए वाकई ये प्रतिष्ठा का सवाल तो है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चुनाव जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने रखता है उतना ही ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए अहम रोल यहाँ पर अगर कहें तो बिल्कुल यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए ये अहम है। लेकिन क्या इस उपचुनाव के जरिए बीजेपी जो है नई शुरुआत करेगी, मिल्कीपुर सीट से नई शुरुआत बीजेपी की होगी, या फिर इस उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल चला देती है तो 27 का चुनाव भी इसी साइकिल के सहारे वो जीतती नजर आएगी। क्या लगता है आप लोगों को? इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखिए। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहिए।